यह कहानी है अपने सपनों को साकार करने की एक ऐतिहासिक कहानी। लड़के का नाम था सैंटियागो। भेड़ों के झुंड को हाँकते हाँकते शाम का छुटपुटा हो चला था। वह अभी उस सुनसान वीरान गिरजाघर तक ही पहुंचा था जिसकी छत न जाने कब की गिर चुकी थी। वहाँ एक गुलर का पेड़ जरूर था। उसने सोचा आज की रात यहीं बिताई जाए। अहाते में लगे टूटे फूटे दरवाजे से उसने सारी भेड़ों को अंदर कर दिया। दरवाजे पर लकड़ियों की बाड़ लगा दी ताकि रात को भेड़ें बाहर ना निकल सके। वैसे आसपास भेड़ियों का डर नहीं था, लेकिन पिछली बार उसकी एक भेड़ ऐसे ही रात को बाहर निकल गई थी और उसका अगला पूरा दिन उस भेड़ को ढूंढने में निकल गया था। उसने अपनी जैकेट से फर्श को साफ किया और अभी अभी पढ़कर ख़त्म की गई किताब का सिरहाना लिया और लेट गया। उसने अपने आप से कहा, अब से मैं मोटी मोटी किताबें पढ़ूंगा। पढ़ने में ज़्यादा वक्त भी लगेगा और तकिया भी अच्छा बनेगा। पाँव फटने से पहले ही उसकी आंखें खुल गई। आधी टूटी छत से वह आकाश में झिलमिलाते तारे देख सकता था। आज भी उसने वही सपना दोबारा देखा जो उसे पिछले हफ्ते दिखाई दिया था। आज भी ठीक उसी तरह सपने के पूरा होने से पहले उसकी आंख खुल गई थी। वह उठकर बैठ गया। उसने पास पड़ी लाठी उठाई और उससे सोई हुई भेड़ों को जगाने लगा। मगर उसे लगा कि जैसे ही वो जागा वैसे ही उसकी भेड़ों में भी हलचल शुरू हो गई थी। मानो कोई ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसने उसके जीवन को उन भेड़ों के साथ जोड़ रखा था। पिछले 2 सालों से पानी और चारे की तलाश में वह उन भेड़ों को एक देहात से दूसरे देहात तक हाँकता रहा है। उसने सोचा, लगता है इन भेड़ों को मेरी आदत सी हो गई है और वे खूब अच्छी तरह समझ गई है कि मैं कब क्या करता हूँ। इस बारे में एक पल सोचने पर उसे लगा कि शायद उसका उलट ही ठीक था, कि शायद वह ही अपनी भेड़ों की दिनचर्या का अभ्यस्त हो गया था। पर उन भेड़ों में से कुछ ऐसी भी थी जिन्हें उठकर खड़े होने में थोड़ा वक्त लगा। ऐसी हर एक भेड़ का नाम ले लेकर उसने अपनी लाठी से कोसा। उसे पूरा यकीन था कि वह जो भी कहता था भेड़ें उसे अच्छी तरह समझती थी। यही वजह थी कि जब भी वह किसी किताब में कोई अच्छी बात सुनता या उसको कोई बात अच्छी लगती तो उसने वह हिस्सा उन भेड़ों को पढ़कर सुनाया था। एक गडरिये के अकेलेपन और घुमक्कड़ जीवन की खुशियाँ उनसे बांटी थी। गांव देहात से गुजरते हुए जो उसने देखा था उस पर टीका टिप्पणी भी उनसे की थी। मगर पिछले कुछ दिनों से वह अपनी भेड़ों को एक ही बात के बारे में बता रहा था, उस लड़की के बारे में जो गांव के व्यापारी की बेटी थी और जहां वे अगले 4 दिनों में पहुंचने वाले थे। वह अब तक उस गांव में एक ही बार गया था, वह भी पिछले साल। किसी दोस्त ने उसे बजाज की इस दुकान का पता बताया था। गडरिया अपनी भेड़ों को लेकर वहां पहुंच गया था। मैं भेड़ों का ऊन बेचना चाहता हूं, उसने दुकानदार से कहा। वह व्यापारी धोखाधड़ी से बचने के लिए ऊन अपने सामने ही कतरवाता था। फिलहाल वह व्यस्त था। उसने गडरिये से दोपहर तक इंतजार करने को कहा। वह दुकान की सीढ़ियों पर बैठ गया, झोले से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा। मुझे नहीं मालूम था गडरिये पढ़ना भी जानते हैं। पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा। लड़की एंडलूसिया प्रदेश के अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। काले लंबे लहराते बाल और आंखों में किसी मूरीस विजेता सी चमक। वैसे मैं किताबों की बजाय अपनी भेड़ों से ज़्यादा सीखता हूँ, उसने जवाब दिया और फिर वे दोनों करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान लड़की ने बताया कि वह उसी व्यापारी की बेटी है। उसने गांव के जीवन के बारे में भी बात की जहां हर दिन एक जैसा ही था। गडरिये ने उसे एंडलूसिया प्रदेश की खूबसूरती के बारे में बताया और दूसरे शहरों के बारे में भी जहां जहां वह रुका था।
अब तक वह ऐसी सारी बातें अपनी भेड़ों से किया करता था, मगर उस लड़की को वो सब बताना उसे बहुत अलग और अच्छा लग रहा था। तुमने पढ़ना कहाँ से सीखा? लड़की ने सवाल किया। जैसे हर कोई सीखता है, स्कूल में। अच्छा, अगर तुम्हें पढ़ना आता है तो फिर तुम केवल गडरिये ही क्यों बन गए? लड़का कुछ बुदबुदाया, जैसे वह उस सवाल का जवाब टाल रहा हो। वह जानता था कि लड़की इस बात को नहीं समझ पाएगी, शायद कभी नहीं। बात बदलते हुए उसने अपनी यात्राओं की कहानियाँ उस लड़की को सुनाई, जिन्हें सुनकर उसकी मुरीस आंखें विस्मय और भय से भर गई। बातों का सिलसिला जारी था और समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। जैसे जैसे समय बीता, लड़की ने अपने आप को चाहते हुए पाया कि काश यह दिन कभी न बीते कि उसका व्यापारी बाप उसी तरह व्यस्त रहे, केवल दोपहर तक ही नहीं बल्कि अगले 3 दिनों तक। एकाएक उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो उसने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। उसका मन हुआ कि अब वह दर बदर घूमने के बजाय एक ही जगह टिक जाए। काले लहराते बालों वाली इस लड़की के साथ उसके दिन ही बदल जाएंगे। तभी व्यापारी आ पहुंचा और उसने गडरिये से 4 भेड़ों की ऊन कतरने के लिए कहा। ऊन कतरने के बाद व्यापारी ने उसे कीमत चुकाई और अगले साल फिर आने को कहा। और अब केवल 4 दिन ही बचे थे, वह फिर उसी गांव में होगा। वह बहुत उत्तेजित था और साथ ही आशंकित भी। क्या पता वह लड़की इस बीच उसे भूल गई हो। इस गांव में मैं ही क्या, और बहुत से गडरिये ऊन बेचने आते होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं कई जगह और कई लड़कियों को जानता हूँ, मगर उसका दिल जानता था कि फर्क पड़ता है। वह जानता था गडरिया भी जहाजियों और घूमंतों फेरी वालों की तरह होता है। उन्हें भी घूमते फिरते कोई न कोई ऐसा शहर जरूर मिल जाता है जहाँ पर कोई होता है, और फिर वह कोई उनके घुमक्कड़ जीवन की बेलाग खुशियाँ और बेफिक्री को एकाएक उनसे छीन लेता है। सुबह हो चली थी। सुबह गुलाबी आकाश में सुनहरा सूरज उगने लगा था। उसने अपनी भेड़ों को सूरज की दिशा में आगे बढ़ाया। उसने सोचा, इन भेड़ों को कभी अपने आप कुछ तय नहीं करना पड़ता। शायद यही वजह है ये हमेशा मेरे पास बनी रहती है। चारा और पानी मिल जाए तो वही इनके लिए काफ़ी है। एंडलूसिया में जब तक मैं इनके लिए बढ़िया चरागाहें ढूंढता रहूँगा, ये मेरी मित्र बनी रहेगी। इनके आज और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं होता। सारे दिन एक जैसे हैं। सूरज निकलने से लेकर डूबने तक वही अंतहीन समय। इन्होंने कभी कोई किताब भी तो नहीं पढ़ी। मैं जब भी किसी शहर के बारे में इनसे बात करता हूँ तो ये कितना समझ पाती हैं। इन्हें तो बस चारा और पानी चाहिए, ये उसी में खुश हैं। बदले में इनकी सारी ऊन उतार लो, इन्हें कोई ऐतराज़ नहीं। इसके अलावा इनका साथ और कभी कभार इनका गोश्त। अगर आज मैं राक्षस बन जाऊं और एक एक करके इन्हें मारने लगूं, तो इन्हें तब तक कुछ पता नहीं चलेगा जब तक लगभग पूरे रेवड़ की हत्या ना हो चुकी हो। ये मुझ पर भरोसा करते हैं, अपनी सहज बुद्धि पर नहीं, क्योंकि मैं इनका पोषण करता हूँ। लड़के को अपनी ही सोच पर आश्चर्य हुआ। लगता है उस गिरजे और कूलर के आसपास किसी भूत का निवास है। तभी तो उसने वही सपना दोबारा देखा, और शायद तभी उसे सगी साथी भेड़ों पर गुस्सा आया। रात खाने के बाद उसने थोड़ी मदिरा बची थी। उसने एक घूंट उसका पिया और अपनी जैकेट उठा ली। उसे मालूम था थोड़ी ही देर में सूरज ऊपर चढ़ जाएगा और तब गर्मी के मारे भेड़ों को इस खुले मैदान में हाँकना मुश्किल हो जाएगा। पूरे स्पेन में गर्मी से बचने के लिए सभी लोग दिन में सो जाते हैं। यह गर्मी तो रात तक ऐसी ही बनी रहेगी।
और उसे अपने कंधों पर जैकेट का फालतू बोझ ढोना पड़ेगा। तभी उसे ध्यान आया कि इस जैकेट की वजह से ही तो वह भोर की सर्दी झेल पाया था। हमें किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा सोचते ही उसे जैकेट का बोझ कम और उसकी गर्माहट अच्छी लगने लगी। जैकेट का एक उद्देश्य था और उस लड़के का भी। उसका उद्देश्य था जीवन भर घूमना। पिछले 2 सालों में एंडलूसिया प्रदेश में घूमते घूमते वहाँ के सारे शहरों को अच्छी तरह जान गया था। उसका विचार था कि इस बार की मुलाकात में वह उस लड़की को बताएगा कि किस तरह एक सीधे साधे गडरिये ने पढ़ना लिखना सीखा। 16 बरस का होने तक वह एक गुरुकुल में जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वह एक पादरी बने जिससे उनके मामूली किसान परिवार का नाम ऊंचा हो। उनका परिवार भोजन और पानी जुटाने के लिए ही ठीक भेड़ों की तरह कड़ी मेहनत करता था। यूं तो उसने लैटिन और स्पेनिश भाषा के अलावा धर्म दर्शन भी पढ़ा था, मगर उसके मन में तो पूरी दुनिया को जानने की धुन समाई थी और वह उसके लिए ईश्वर को जानने से कहीं ज़्यादा मायने रखती थी। पाप और पुण्य उसके लिए बेमानी थे। एक दिन जब वह गुरुकुल से लौटा तो उसने साहस बटोरकर अपने पिता से कह ही डाला कि उसका मन पादरी बनने का कतई तैयार नहीं है। वह तो बस घूमना और सिर्फ घूमना चाहता है। बेटा, दुनिया भर के लोग हमारे इस गांव से होकर गुजरते हैं। वे आते तो किसी नई चीज़ की तलाश में हैं, मगर जब वापस जाते हैं तो मूलतः वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि वे तब थे जब आए थे। वे पहाड़ चढ़ते हैं राजमहल देखने के लिए और जब उतरते हैं तो उन्हें लगता है कि जो बीत गया वह आज से बेहतर था। उनके भूरे बालों या शरीर का रंग भले ही हमसे अलग हो, मगर भीतर से वे सब के सब हम जैसे ही होते हैं। मगर मैं तो उन शहरों के राजमहल देखना चाहता हूँ जहाँ वे रहते हैं, लड़के ने दलील देते हुए कहा। वे लोग जब हमारी धरती को देखते हैं तो कहते हैं हम पूरा जीवन यहीं बिताना चाहते हैं। पिता ने बात आगे बढ़ाई। वह तो ठीक है, मगर मैं उनकी धरती देखना चाहता हूँ और यह भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे रहते हैं, लड़का बोला। जो लोग यहाँ आए थे वे धनी थे। घूमने फिरने और खर्च करने के लिए उनके पास बहुत सारे पैसे थे, मगर हम जैसों में से कोई घूमना फिरना चाहता है तो उसका एक ही तरीका है कि वह गडरिया बन जाए, पिता ने लड़के को समझाया। तब यही सही, मैं गडरिया ही बनूंगा, लड़के ने बड़े निश्चय भरे शब्दों में कहा। उसके पिता ने आगे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एक बटुए में सोने के 3 पुराने स्पेनी सिक्के डालकर उसने अपने बेटे को थमा दिए। मुझे एक दिन ये खेत में पड़े मिले थे, ये सिक्के ही मैं तुम्हें विरासत में देता, पर चलो अब तुम इनसे कुछ भेड़ें खरीद लो और निकल पड़ो चरागाहों की तलाश में। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, एक दिन तुम भी यही कहोगे कि अपनी धरती और यहाँ की औरतें ही दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। पिता ने बेटे को आशीर्वाद देते हुए कहा। तब न जाने क्यों लड़के को ऐसा लगा कि उसके पिता की आंखों में भी पूरी दुनिया घूमने का सपना मौजूद था। वह सपना जो आज भी जिंदा है, बावजूद इसके कि उन्हें उसे दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पर सच तो यह था कि साल दर साल पीने को पानी, खाने को भोजन और जुटाने को और हर रात एक ही जगह बसेरा करने की मजबूरी भी इस सपने को दफन न कर पाई। सूरज आसमान से ऊपर चढ़ने लगा था और लाल से सुनहरा हो चला था। पिता से हुई बातचीत के बारे में सोचकर उसे अच्छा लगा। उसने इतने ही दिनों में बहुत सारे महल देख लिए थे, कई सारी औरतों से मिल चुका था, मगर उनमें से कोई भी उस जैसी नहीं थी जिससे वह कुछ ही दिनों में मिलने वाला था। वह एक जैकेट का मालिक था। उसके पास एक किताब भी थी जिसके बदले में वह दूसरी ले सकता था, भेड़ों का एक रेवड़। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर दिन वह अपने सपने को जी रहा था। अगर कभी वह एंडलूसिया के मैदानों से उब गया तो भेड़ें बेचकर जहाजी बन जाएगा। समुद्री जीवन से उबता जाने पर वह और बहुत सारे शहरों को जान चुका होगा, बहुत सारी औरतों से मिल चुका होगा। इस तरह तब तक उसके जीवन में खुशियों के बहुत सारे दूसरे अवसर भी आ चुके होंगे।
उसने चढ़ते सूरज की से आंख मिलाते हुए अपने आप से कहा, गुरुकुल में ईश्वर तो मुझे कभी नहीं मिलता। जब भी संभव होता यात्रा के लिए वह हमेशा एक नया रास्ता चुनता। खंडहर हो चुके उस गिरजाघर में इससे पहले वह कभी नहीं रुका था। हालांकि उसके आसपास से वह कई बार गुजरा था। यह संसार बहुत बड़ा है, कभी ना कभी खत्म होने वाला, कभी ना खत्म होने वाला। उसे तो अपनी भेड़ों को किसी रास्ते पर लगा देना भर था और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी रोचक बातें उसके सामने आती जाएगी। मगर भेड़ें वे इस बात को कहाँ समझ पाती हैं। वे तो यह भी नहीं समझ पाती कि हर रोज वे एक नए रास्ते पर चल रही हैं। उन्हें तो यह भी नहीं दिखाई देता कि ये चरागाह नए हैं या फिर मौसम भी बदलते हैं। उन्हें तो बस हरदम खाने पीने की ही चिंता सताए रहती है। शायद हम सबके सब ही ऐसे हैं, लड़के ने सोचा। यहाँ तक कि मैंने भी तो उस व्यापारी की बेटी से मिलने के बाद किसी दूसरी के बारे में नहीं सोचा। सूरज को देखकर उसने हिसाब लगाया, दोपहर तक वह तरीफा पहुंच जाएगा। वहां पहुंचकर अपनी किताब के बदले में कोई मोटी किताब लेगा, मदिरा की बोतल पूरी भर लेगा, दाढ़ी ही नहीं बाल भी बनवाएगा। आखिर उस लड़की से मिलने के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। वह अपने दिमाग से इस विचार को निकाल फेंकना चाहता था कि उसके पीछे कोई दूसरा गडरिया वहां आया होगा, जिसके पास भेड़ों का बड़ा रेवड़ होगा और जिसने उसके पहुंचने से पहले ही उस लड़की का हाथ मांग लिया होगा। सपना साकार होने की संभावना ही जीवन को रंगीन बनाती है। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा। सूरज और ऊपर चढ़ आया था। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। अचानक उसे याद आया, तरीफा में एक वृद्ध महिला रहती है जो सपने बाजती है। अगले भाग में सैंटियागो इस वृद्ध महिला से मिलता है जो सपने बाजती है और फिर देखते हैं ये वृद्ध महिला सैंटियागो का हाथ देखकर क्या कहती है।